ईटी, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़ा नाम लेती है। आईटी, ईटी, सीबीआई आपके यहाँ जाती है तो क्यों कुछ मिल जाता है भाई? ओके। घोटाले कैसे मिल जाते हैं, पैसा कैसे मिल जाता है, रिकवरी कैसे हो जाती है? तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस की प्रवक्ता और सांसद रंजीत रंजन ने जम करके क्लास लगा दी बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की। और मुद्दा भी ऐसा था कि उससे भाग नहीं सकते थे बीजेपी प्रवक्ता। बीजेपी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो बीजेपी है वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है। और इसी बात को पकड़ा रंजीत रंजन ने और उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार की बात आती है तो भ्रष्टाचार के पैरेलल में आपका खड़ा रहती है वॉशिंग मशीन। कि कैसे ही आप कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भ्रष्टाचारी नेताओं यानी कि जिनके ऊपर आप खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते हैं, यदि वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो उनके खिलाफ जितने भी केस चल रहे होते हैं वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आप असम से लेकर के महाराष्ट्र ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले नेताओं को ही अपनी पार्टी में भर रखा है। यानी कि आज बीजेपी तो खुद ही एक मिनी कांग्रेस बन चुकी है। तो इसका कोई जवाब ना दे पाए अजय आलोक और उनकी जम करके फजीयत हो गई डिबेट के दौरान। यानी कि उनका जो बड़बोलापन था आज उनके लिए घातक सिद्ध हो गया। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईटी, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़ा नाम लेती है। आईटी, ईटी, सीबीआई आपके यहाँ जाती है तो क्यों कुछ मिल जाता है भाई? घोटाले कैसे मिल जाते हैं, पैसा कैसे मिल जाता है, रिकवरी कैसे हो जाती है? महादेव आपने 400 करोड़ की फिर रिकवरी हो गई। अब बोलिए भूपेश बघेल को फंसा दिया। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय बोलते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती थी कांग्रेस पार्टी। आज क्या बोलेगी? 350 करोड़ रुपए का सीजर होता है इनके एमपी के यहां, उसको कहते हैं कि शराब का पैसा है। कैश रखना अलाउड है क्या? एक पर एक चीज है। अभी आशुतोष वर्मा जी बोल रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोला कि अखिलेश ने क्यों बोला, इमरजेंसी पे क्यों नहीं बोला, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने गोल करके कि इमरजेंसी सबसे बड़ा काला धब्बा है। अखिलेश को यह बात सदन में बोलते हुए शर्म आती है क्या? तो कौन भाग रहा है अपने इतिहास से? हम अपने इतिहास पे तो वहीं खड़े हैं। हम धर्म के नाम पर लड़ा नहीं रहे लोग को। हमने कभी धर्म नहीं छोड़ा। हम राजधर्म के साथ राजनीति करते हैं। और राजधर्म में वही राजधर्म है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास होता है, जिसके कारण कोई मुसलमान वोट दे चाहे नहीं दे, योजनाओं का 35% लाभ मुसलमानों को मिलता है, आवास मुसलमानों को मिलता है, वोट मिले चाहे नहीं मिले, अनाज मुसलमानों को मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते गई। आप कहते हैं हमारा रिपोर्ट कार्ड देखो। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो दिखता है, भारत की सड़कों पर दिखता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का जाल दिखता है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब भारत के लगभग 56 शहरों में मेट्रो चलते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब बिजली की आपूर्ति अच्छी होती चली जाती है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5 करोड़ से ऊपर घर दिए जा चुके हैं, 7 करोड़ घर और देंगे। लेकिन क्या मैंने सही सुना कि आपने कहा कि देश में मुसलमानों को 33% लाभ मिल रहा है? ऐसा कुछ बोला क्या आपने? ये किस गणित से? 33%, बिल्कुल बोला। ये इस गणित से हुआ कि जितनी हमारी आवासीय योजनाओं का लाभ है, चाहे वो प्रधानमंत्री लाभ योजना हो, चाहे किसी भी योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई योजना हो, चाहे बिहार में योजना हो, मुसलमानों को 35% लाभ मिल रहा है। ये प्रूवन स्टैटिस्टिक्स है, मैंने गलत नहीं बोला है। कोई वोट हमें नहीं मिलता। ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमानों की लड़ाई विभाजन कर रहे हैं। जीवन भर हिंदू मुसलमानों का, 1 मिनट बीच में नहीं आशुतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। एक भी बार जरा 10 साल में बता दीजिए मोदी राज में कहां दंगे हुए? और जहां दंगे करने की कोशिश की गई वहां कहां कंट्रोल नहीं कर लिया गया? संविधान दिवस है नहीं। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को होता है। एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है। कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को कोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं भाई साहब, नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया। अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं? तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में। ये तो बताओ।
आप क्यों कोसी जा रहे हैं? भाई मैं फिर बोलूंगी, अभी एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए। नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? कि संविधान ने कहा था कि हमें मिडिल क्लास का रिस्पेक्ट करना है, हमें किसानों का रिस्पेक्ट करना है, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 700 किसानों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और आपके प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में ये नहीं बोले कि अगर किसान 1.5 साल से एजिटेशन कर रहे थे सड़क पे तो मुझे दुख है कि उनकी मौत हो गई। आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पे ले जाया गया, प्रधानमंत्री साहब बोले नहीं। क्या ये संविधान ने सिखाया है? कब तक कोसते रहेंगे? मुझे तो लग रहा है आपके पास सिवाय कांग्रेस के एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अभी तक तो 12वां साल, हर साल 2 करोड़, कितना गिनाऊं मैं, 22 करोड़ को नौकरियां दे देनी चाहिए थी आपको। महंगाई को भी आप 100 दिन में कम करने वाले थे। 100 दिन में आप युवाओं की दिक्कतों को भी कम करने वाले थे, महिला को सुरक्षित भी करने वाले थे। और आपने किया क्या? आप भूल गए क्या? हम सबको याद है, क्योंकि आपने हर वक्त, हर जगह पर आप अभी दंगों की बात कर रहे थे। आप जब 2014 में आए हैं, विदिन 6 महीने में 600 दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, लव जिहाद हो गया है। भूल गए क्या कि मामा भतीजी को पकड़ के थाने, अरे सुनिए, थाने पे लेके चले गए थे, सड़कों पे मॉब लिंचिंग से मार रहे थे। आप भूल गए क्या? ये हमें संविधान सिखाता है क्या? रंजीत जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अरे इंडिया में चुनाव लड़ना है, आप सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप ही से मुकाबला है, तो आप ही को तो कोसेंगे। ओके, एक तो ये दिखा रहे हैं कि ये बेचैन है, तीसरी बार आने के बाद भी बेचैन। आपने पूरे देश को भय दिखा रहे हैं वोट के लिए, लेकिन असल में आपको हम लोगों की जो नीतियां है ना, उसका भय है कि एक ना एक दिन हम आएंगे। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि 2014 में जब आपकी सरकार आई, आपके प्रधानमंत्री ने कहा 100 दिन में मैं समस्या का हल कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, युवाओं को रोजगार यूं दूंगा, काला धन तो 100 दिन का काम है। इसका मतलब आप बेचैन हैं। आप खुद कह रहे हैं 30 साल और होने दो, फिर हम कांग्रेस का कंपेयर में आने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपसे बोलेंगे कि क्या क्या किया। फिर आप गैस सिलेंडर की बात करने लगे। मुझे आप ये बताइए आलोक जी, हंसिए नहीं, क्या की रिपोर्ट है कि अगर 7.25 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस सिलेंडर दिया तो साल में रिफिल क्यों नहीं हो रहा? 4.5 करोड़ फैमिली रिफिल नहीं करा रही। इसका जवाब नहीं देंगे आप, फिर हम ही को कोसेंगे। फिर बताइए, संविधान को पढ़ने वाले लगता हम लोग से बेहतर आप पढ़ते हैं, हम लोग तो सिर्फ लेके घूमते हैं ना। आप ही कह रहे थे। आप ये बताइए, ये संविधान ने सिखाया कि सदन जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 150 सांसदों को कभी सुना क्या कांग्रेस ने निलंबित किया था? बिना बात के निलंबित करके बिलों को बिना विपक्ष के पास कराना, ये संवैधानिक है? सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का दोस्त निकला, ए अगर उसके घोटालों को उजागर कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे सांसद को डराने के लिए। ये संवैधानिक अधिकार दिया है संविधान ने। आप किस तरह की धज्जियां उड़ा रहे हो? आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। आप महंगाई का जवाब नहीं दे रहे हैं, नौकरियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया लेकिन रिफिल नहीं हो रहा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हर जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की दी हुई नीतियां, आप गिना दीजिए ना योजना। आप प्रधानमंत्री निवास योजना की बात कर रहे हैं आलोक जी, मालूम है ना? इंदिरा आवास योजना है जो हम लोगों ने दी। स्वयं सहायता समूह जो हेल्प सेल्फ ग्रुप महिलाओं की बात करते हैं, हमारी दी हुई योजनाएं हैं। वृद्धा पेंशन हमारी दी हुई योजना है, खास सुरक्षा हमारी दी हुई योजना है। लेकिन हम भीख नहीं दे रहे थे, हम 2 रुपए और 3 रुपए किलो गेहूं और आटा दे रहे थे। आपने कोरोना का बहाना मारा और आप
ही 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अभी तक देना क्या इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि तीसरे बार आने के बावजूद आप लोगों को गरीबी से निकाल नहीं पाए हैं? देखिए, बीजेपी की पार्टी और उनके नेता जब भी भ्रष्टाचार और ईमानदारी को लेकर के बात करते हैं तो अब ये बातें उनके लिए सूट नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जिनके ऊपर खुद बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे असम के आज के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो। इन सभी के ऊपर बीजेपी ने बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन आज ये सभी आ चुके हैं बीजेपी में। तो कुल मिला के देखा जाए, जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो सभी इधर आकर के धुल जाते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? वॉशिंग मशीन वाले मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलता हूं वैसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।